नमस्कार साथियों। आज अपन चैप्टर 10 RX और ARX का पार्ट लेके आ रहे हैं। लास्ट क्लास में आपको मैंने CCl4 के बारे में पढ़ाया था। इसके बाद में जो अपना RX है, ये RX वाला पार्ट पूरा हो जाता है और आज अपन ARX स्टार्ट कर रहे हैं। ARX को बोलते हैं एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड। ये AR जो है दोस्तों, ये अपना बेंजीन वाला है, बेंजीन। और X जो है अपना, वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको याद होनी चाहिए। यहाँ X क्या है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और AR क्या है, बेंजीन। अब देखिए, इसे सामान्य पद्धति में क्या बोलते हैं और IUPAC पद्धति में क्या बोलते हैं। तो सामान्य पद्धति में तो ये है एरिल हैलाइड। IUPAC पद्धति में इसे बोलते हैं हेलो बेंजीन। ये जो हेलो बेंजीन है, ये आपका, इसका मतलब ये है कि ये जो बेंजीन का प्रतिस्थापित है, बेंजीन का हैलोजन प्रतिस्थापित, इसे यूं भी बोल सकते हैं बेंजीन का हैलोजन प्रतिस्थापी। तो देखिए, इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट। एक सेकेंड दोस्तों, हाँ, तो इसके अपन बाद में बात करते हैं इसका IUPAC सिस्टम में नाम क्या हो। तो देखिए, इसका जो लिखते हैं, जैसे X के स्थान पे Cl आ गया, जैसे मैंने बेंजीन वाले ले लिया, इस बेंजीन वाले पे Cl जोड़ दिया, इस बेंजीन वाले पे मैंने Br जोड़ दिया, इस बेंजीन वाले पर मैंने आयोडीन जोड़ दिया, और इस बेंजीन वाले पर मैंने जोड़ दिया फ्लोरीन। ठीक है, कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी मैंने जोड़ दिया। जो इसका नाम है, ये क्लोरीन है, तो हेलो की जगह क्या आ जाएगा, क्लोरो। तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों क्लोरोबेंजीन। इसका क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, इसका आयोडोबेंजीन, और इसका फ्लोरोबेंजीन। आ रही बात समझ में। तो ये इस तरह से अपन इसका नाम लिखते हैं। सपोज करो आपको मैंने दो प्रतिस्थापी समूह जोड़ दिए, जैसे कि मैंने जोड़ दिया इस पे, इसको मैंने इस तरह से जोड़ दिया, यहाँ Cl जोड़ दिया, यहाँ Br जोड़ दिया, यहाँ Cl जोड़ दिया। ठीक है, इस तरह से मैंने जोड़ दिया। तो सबसे कम अंक किसको देना है, इसको, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा। तो यहाँ 1, 2, 3, 4 और 5। तो नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, 2 और 5, 2, 5 डाइक्लोरो बेंजीन। ये आपको इस तरह से नाम लिखना है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं इसकी संरचना के बाद में, इसमें बॉन्डिंग क्या क्या होती है। अगर यदि इसमें एक और चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि अपन ने किसी हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन को जोड़ दिया यहाँ पे, और यहाँ मैंने क्लोरीन जोड़ दिया, तो इसको बोलते हैं ऑर्थोक्लोरो। इस पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑर्थो पे आ जाएगा क्लोरो, और इस पूरे को बोलते हैं टोलुइन। तो देखिए, इसको तो बोलेंगे क्लोरो, और इस पूरे का नाम क्या हो जाएगा, टोलुइन। तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो टोलुइन, और IUPAC में नाम हो जाएगा दोस्तों 2 क्लोरो टोलुइन। आ रही बात समझ में। इसी तरह से अगर यदि बीच वाले पे जोड़ दिया CH3, यहाँ पे जोड़ दिया Cl, और लास्ट ऐसे कैसे जोड़ देता हूँ CH3, और लास्ट इस जगह पे जोड़ दिया। तो जो पास वाली स्थिति है दोस्तों, ये तो होती है ऑर्थो, बीच वाली होती है मेटा, और ये वाली होती है पैरा। देखिए एक बार और समझिए इसे। ये अपना बेंजीन वाला है ना। इस बेंजीन वाले पे कोई भी मैंने
जेड नाम का कोई ग्रुप जोड़ दे। जेड मतलब कोई सा भी ग्रुप हो सकता है। तो इसके दोनों पास वाली स्थिति को मैंने क्या बताया, ऑर्थो। बाद वाली को स्थिति जो होती है उसे मैंने बता रखा मेटा, और सामने वाली क्या बता रखा, पैरा। तो देखो ये पहले कार्बन पे जुड़ा हुआ है इसलिए इसका नाम क्या होगा, ऑर्थो। ये पहले को छोड़ करके अगले पे जुड़ा हुआ है इसलिए इसका नाम क्या होगा, मेटा। और ये पहला दूसरा तीसरा, और इधर से भी पहला दूसरा तीसरा, ये तीसरे पे जुड़ा हुआ तो इसका नाम क्या होगा, पैरा। तो ये स्थितियां आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अब अगर यदि मैं आपसे पूछूं, बताओ ये बेंजीन वलय है, इस बेंजीन वलय में 1 2 3 4 5 6 स्थिति है। बताओ कौन सी ऑर्थो है कौन सी पैरा है। तो इसमें ऑर्थो मेटा पैरा स्थिति है ही नहीं। ऑर्थो मेटा पैरा तीनों ही स्थिति इसमें नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब तक कोई ना कोई समूह जुड़ेगा तो किसी न किसी समूह के सापेक्ष ऑर्थो मेटा पैरा होती है। अगर यदि इस पर कोई समूह ही नहीं है तो सारे ऑर्थो सारे मेटा है सारे पैरा है। आरी बात समझ में, या यूं कहें कि कोई सा भी समूह नहीं है, ना ऑर्थो है ना मेटा है ना पैरा है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, कोई सा भी समूह जुड़ेगा, ये समूह अभी जुड़ा हुआ है इसलिए इसका नाम ऑर्थोक्लोरो रखा। लेकिन अगर यदि मैं इसमें बात करूं, जैसे कि यहाँ दिख रहा है, यहाँ मैंने बी आर जोड़ दिया। अब बी आर, इसको मैं क्या बोलूंगा, क्या इसको मैं ऑर्थो बोलूंगा, नहीं इसको मैं ऑर्थो नहीं बोलूंगा, ना ऑर्थो बोलूंगा ना मेटा बोलूंगा ना पैरा बोलूंगा। यहाँ कोई भी नहीं है क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं है। ये ब्रोमो जो समूह जुड़ा हुआ जिसपे ये ऑर्थो मेटा पैरा आइडेंटिफाई नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये आइडेंटिफाइड है क्योंकि यहाँ पहले से ही कोई समूह जुड़ा हुआ, किसी समूह के सापेक्ष ऑर्थो मेटा पैरा डिसाइड होते हैं। यहाँ जेड समूह के सापेक्ष दोनों पास पास के ऑर्थो है, उसके बाद वाले मेटा है, और फ्रंट वाले जो सामने सामने दिख रहा है 180 के एंगल बनाते हुए वो पैरा होती है। लेकिन इस बेंजीन में ऑर्थो मेटा पैरा एक भी समूह नहीं है दोस्तों। ये बात आ गई समझ में। चलो अब अपन बात करते हैं क्लोरोबेंजीन के बारे में और उसकी कुछ संरचनाओं के बारे में, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। चलो देखिए, इसमें सबसे पहले बात करते हैं ARX में ARX बंध। ये जो एरिल हैलाइड है, इस एरिल हैलाइड में ये वाला जो बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये वाली जो बॉन्डिंग है दोस्तों, इस बॉन्डिंग की जो वास्तविक लंबाई होती है, ये बंध की प्रकृति आंशिक रूप से द्विबंध होती है। यानी आंशिक रूप से द्विबंध का मतलब क्या है दोस्तों, ना एकल बंध और ना ही द्विबंध। अब ये आंशिक रूप से जो द्विबंध है तो उसका कारण के बारे में बात करते हैं। क्या कारण है, तो इसका एकमात्र कारण है अनुनाद। अनुनाद होने के कारण से ये जो कार्बन है, इस कार्बन और इस X के बीच में क्या होता है दोस्तों, द्विबंध आ जाती है। देखिए मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं CCl बॉन्ड, CCl बॉन्ड। और ये जो बेंजीन वलय है, इस बेंजीन वलय के अंदर जो कार्बन है और यहाँ मैंने जोड़ दिया Cl। इन दोनों CCl बॉन्ड में इस बंध की लंबाई तो होती है दोस्तों 1.77 एंगस्ट्रॉन, लेकिन इस बंध की लंबाई जो होती है 1.69 एंगस्ट्रॉन। यानी इस बंध की लंबाई बड़ी है, ये बड़ी लंबाई है और ये छोटी लंबाई है। ये किसके अंदर है, तो ये RX के अंदर है। और ये कौन सा बंध है, तो ये ARX बंध है। तो आप देखते हैं कि जो RX में है CX बंध ये बड़ी होती है, जबकि AR में ARX बॉन्ड छोटी होती है। इसकी बंध लंबाई क्या होती है दोस्तों, BL, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है। ऐसा आपको याद रखना है। अगर यदि मैं पूछूं बताओ कि RX में बंध लंबाई ज़्यादा होती है या ARX में, तो आपका आंसर क्या होगा, इसकी बंध लंबाई अधिक होगी। इसकी बंध लंबाई क्या होगी, अधिक होगी, और इसमें बंध लंबाई क्या होगी, कम होगी। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, चलो आ गया।
अब अपन बात करते हैं कि इसका अनुनाद किस तरह से होता है दोस्तों, क्योंकि अनुनादी संरचना पूछ ली जाती है तो हेडिंग डाल लीजिए क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना। क्योंकि जब तक अपन एक बार अनुनादी संरचना नहीं देखेंगे तब तक अपन को पता ही नहीं चलेगा। चलो देखिए, ये आपका क्लोरीन है और आपको बेसिकली पता होगा क्लोरीन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। सॉरी, 3 लोन पेयर होते हैं हेलोजन के पास। तो ये देखो, इस लोन पेयर को ये क्या करेगा, डोनेट करेगा इधर। तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इस एटम पे आ जाएगा। आ रही बात समझ में? जैसे इसकी अनुनादी संरचना ये वाली बनी तो मेरे को एक नई अनुनादी संरचना प्राप्त होगी। जो इलेक्ट्रॉन लेगा दोस्तों उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। हरी बात सुनो। अब क्या होगा, ये जो पुराना बॉन्ड है इस बॉन्ड को वापस लिख दिया। ये जो बंद का इलेक्ट्रॉन है ये अगले पे शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे, तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अगले पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अगले ही पल में मुझे क्या मिल जाएगा, कुछ ये वाली संरचना मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यहाँ बॉन्ड आ जाएगा और इस जगह पे माइनस का आवेश आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, ये बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये बंद वाला इलेक्ट्रॉन एटम पे। तो मुझे इसकी नई संरचना रूप क्या मिल जाएगी दोस्तों, यहाँ माइनस, अगली संरचना में क्या होगी, ये बॉन्ड जो लोन पेयर है माइनस वाला वो यहाँ, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस एटम पे। तो इसकी अगली संरचना अनुनादी जो मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी। अब देखिए इन पांचों संरचनाओं में 1 2 3 4 5, ये पहली अनुनादी संरचना, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है और ये लास्ट फिफ्थ है। अब अगर यदि आप पांचों की अनुनादी संरचना देखते हैं तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पहली और पांचवी संरचना में एकल बंध दिख रहा है, जबकि 3 संरचनाएं ऐसी है, दूसरी, तीसरी और चौथी, जिसमें C और Cl1, ये कार्बन और ये क्लोरीन, दोनों के बीच में क्या है, डबल बंध है। तो आपको पता है डबल बंध की लंबाई दोस्तों कम होती है एकल बंध की तुलना में। ये बंध की लंबाई तो अपन को पता है 1.77 एंगस्ट्रॉन है, ये बंध भी अपन को पता है 1.77 एंगस्ट्रॉन ही होगा। लेकिन ये बंध जो होंगे 3, वो 3 बंध कभी भी 1.77 एंगस्ट्रॉन नहीं होता है। ये वास्तव में होना चाहिए 1.60, जबकि होता कितना है 1.69, इन दोनों की बीच का आता है। ऐसी स्थिति में क्या कह सकते हैं हम, अनुनाद के कारण से 3 संरचनाओं में द्विबंध है जबकि 2 संरचनाओं में एकल बंध है। यही कारण है कि क्लोरोबेंजीन में जो कार्बन और क्लोरीन की बंध लंबाई है वह एकल बंध और द्विबंध के बीच में आता है। यानी एकल बंध से बंध लंबाई कम होती है, द्विबंध से बंध लंबाई ज्यादा होती है। देखिए इसका बंध लंबाई का क्रम, C डबल बॉन्ड Cl, इसकी तुलना में C सिंगल बॉन्ड Cl, और इससे भी बड़ा होगा क्या, C सिंगल बॉन्ड Cl। ये किस में है, तो ये है अपना द्विबंध में, ये है अनुनाद युक्त यौगिकों में।
और ये है किसमें दोस्तों, आर एक्स में। आ रही बात में। अब आर एक्स में बंध लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, अनुनाद युक्त संरचनाओं में कम, उससे कम होती है, और द्विबंध युक्त संरचनाओं में वो सबसे कम होती है। अगर यदि इनकी क्रियाशीलता का क्रम देखें दोस्तों, जिसकी बंध लंबाई ज़्यादा होगी वो ज़्यादा क्रियाशील होंगे। यही कारण है कि नाभिक से नहीं अभिक्रिया एल्किल हैलाइड देते हैं, जबकि ARX नहीं देते हैं। ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी। ये कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी शॉर्टकट में बात करें तो एसन रिएक्शन नहीं देता है, कभी भी नहीं देता है। मतलब ये नहीं दोस्तों, मार के आगे तो बहुत भी भागता है, आपको पता होगा, है ना। तो ये जो विशेष स्थिति में तो दे देता है, लेकिन सामान्य स्थिति में ये कभी भी नहीं देता है, जबकि ये सामान्य स्थिति में भी दे देता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एसन रिएक्शन कौन देगा, तो RX देता है। एसन रिएक्शन कौन नहीं देता है, तो ARX नहीं देता है। ये ध्यान रखना। अगर मैं बोलूं एसन रिएक्शन का क्रम, एसन रिएक्शन का क्रम, तो आपको याद रखनी है RX ज़्यादा क्रियाशील है ARX की तुलना में। ये बात याद रहेगी नहीं रह जाएगी। चलो अब अपन बात करते हैं दूसरा, नेक्स्ट, इन जो हेलो एरिन्स है इसमें निर्माण किस तरह से करते हैं। तो अगला हेडिंग डालें आप, RX का निर्माण। हाँ, तो एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो क्वेश्चन मैं एक बार पहले आपके लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि वो क्वेश्चन क्या है। देखो वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, क्वेश्चन बोर्ड में जब आता है तो वो इस तरह से आता है, इसी के ऊपर आता है क्वेश्चन। RX एसन अभिक्रिया के प्रति, अभिक्रिया की प्रति अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील हैं ARX की तुलना में। समझाइए। एक तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, मतलब इस लैंग्वेज में। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एसन अभिक्रिया के प्रति, अभिक्रिया के प्रति ARX, या ARX की बजाय कई नाम दे देता है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। एसन अभिक्रिया के प्रति क्लोरोबेंजीन कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील है, क्यों? इस तरह से क्वेश्चन आएगा। या कई बार क्वेश्चन ये है कि जो ये रिएक्शन दे देगा, ये आपका क्लोरोबेंजीन, इसकी अभिक्रिया दुर्बल क्षार, और आगे दे देगा कोई क्रिया नहीं। समझाइए। यानी क्लोरोबेंजीन दुर्बल क्षार से क्रिया नहीं करता है, तो इसका कारण बता रहा है। ठीक है, तो इन सब का जो कारण का आंसर है दोस्तों, सारे के सारे यही कारण है कि एसन अभिक्रिया के प्रति RX ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। क्यों होते हैं? तो उसका कारण ये है दोस्तों, अनुनाद। अनुनाद के कारण से ARX में द्विबंध आया था, अभी अपन ने देखी थी संरचना। अनुनाद के कारण द्विबंध आने के कारण से यह कम क्रियाशील हो गया, क्योंकि डबल बंध क्या होते हैं, मजबूत होते हैं एकल बंध की तुलना में। यही सब आंसर आपको याद रखने, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो कारण बताओ में आते हैं। कारण बताओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में। चलो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, जो अपने हेडिंग डाला था। अगली हेडिंग डाल दीजिए दोस्तों, ARX का निर्माण। ARX का निर्माण किस तरह से करते हैं? तो सबसे पहले जो मैंने आपको 11वीं क्लास में पढ़ाया था, उसी के आधार पर मैं बताने वाला हूँ, वही रिएक्शन बताने वाला हूँ, क्योंकि जो पुराना होता है उसी को पहले स्टार्ट करना चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं बेंजीन से। इसमें पहली रिएक्शन है बेंजीन।
फ्रॉम बेंजीन। देखिए कुछ नहीं करना दोस्तों, बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से करवा दीजिए और ले लीजिए आप AlCl3। जब आप निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरीन की क्रिया बेंजीन से करवाते हैं तो आपको मिलता है क्लोरोबेंजीन। अगर यदि क्लोरीन के स्थान पे आप ब्रोमीन ले लेते हैं तो आपको मिल जाएगा क्या, ब्रोमोबेंजीन। भाई इसमें क्या बात है दोस्तों, यही तो अपने को पता होना चाहिए। Br ले लिया तो ब्रोमोबेंजीन। तो इस विधि से अपन क्या बना सकते हैं, इस विधि से X का मान लिख देता हूँ Cl और Br, यानी आप क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो। चलो इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा हुआ ही गया है। रिएक्शन मैकेनिज्म, तो देखिए ये Cl ब्रेक डाउन होता है AlCl3 की प्रेजेंसी में। क्यों ब्रेक डाउन होगा, तो देखिए दोस्तों ये एल्यूमिनियम जो है वो है लुईस अम्ल, और लुईस अम्ल होने के कारण से यह इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, और इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है तो ये इलेक्ट्रॉन की तलाश करेगा दोस्तों। अब बात ये नहीं है कि क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्लोरीन के पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन है ना। जब क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है तो जिस क्लोरीन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा वह भी इलेक्ट्रॉन लेके ही आना पसंद करेगा। तो एक तो बन जाएगा क्या Cl- और एक बना लेगा क्या Cl+। तो देखिए एक तो बना लेगा Cl+ और एक बना लेगा Cl-। जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो Cl-, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो Cl+। Cl- एल्यूमिनियम के पास AlCl3 के पास चला जाएगा, यानी ये जुड़ जाएगा AlCl3 से। तो इन दोनों से कंबाइंड रूप से बन जाएगा क्या AlCl4-। आ रही बात समझ? यहाँ कई बार क्वेश्चन भी पूछते दोस्तों, मेरे कई मित्र जो 11वीं क्लास में हैं वो ये पूछते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि 11वीं में अपना संकरण से रिलेटेड एक टॉपिक आता है। वो क्वेश्चन है जो पी ब्लॉक का है, वहाँ मैं अभी डिस्कस करना चाहूँगा। तो इसमें जो संकरण है वो होता है sp2, जबकि इसके अंदर जो संकरण है दोस्तों वो है sp3। ये अपन इसी टॉपिक के बाद में डिस्कस करेंगे कि इसमें संकरण sp3 कैसे हो गया और इसमें संकरण sp2 कैसे हुआ। चलो ये बन गया है Cl+, और इसी को बोलते हैं दोस्तों Eu+, इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये है अपना इलेक्ट्रॉन स्नेही। किताबों में आपको डायरेक्ट ये तो Cl+ और AlCl4- लिखा हुआ दोस्तों मिलेगा। मैंने आपको समझाने के हिसाब से पहले इसको ब्रेक किया और फिर इसको रिएक्शन जोड़ के बताइए। चलो अब देखिए क्या होगा। स्टेप फर्स्ट था ये, तो नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग, Eu+ का योग। पहले क्या था, EU+ का निर्माण। पहला स्टेप क्या होता है, तो EU+ का निर्माण होता है, और सेकंड स्टेप क्या होता है, तो EU+ का योग होता है। EU+ का योग तथा अनुनाद द्वारा स्थायीकरण, ये आपको याद रखना है। चलो देखिए ये आपका बेंजीन वलय है। इस बेंजीन वलय में 6 कार्बन और 6 ही हाइड्रोजन होते हैं, ये आप ध्यान रखें। यहाँ से Cl+ जुड़ जाएगा, जिस कार्बन पे जुड़ेगा ये इलेक्ट्रॉन वहीं पे शिफ्ट होगा, ये इस तरह से बनेगा। यहाँ एक हाइड्रोजन है और एक ही क्लोरीन है। जिसके ऊपर नहीं जुड़ा है वहां पे प्लस का, ये प्लस का है तो ये पास वाले कार्बन पे प्लस का है। अगर यदि इसके ऊपर माइनस का होता है तो पास वाले कार्बन पे माइनस, इसके ऊपर मुक्त मूलक होता है तो पास वाले कार्बन पे मुक्त मूलक लिख देते दोस्तों, ये आप ध्यान रखें।
इसका अनुनाद द्वारा अब इस धनायन को स्थायित्व करने के लिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे ये यहाँ शिफ्ट होगा तो अपने को एक नई संरचना मिलेगी, वो कुछ इस तरह से है। यहाँ प्लस का चिन्ह, ये दोनों बॉन्ड इधर, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला क्लोरीन। अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस से इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ आएगा। हाँ, मेरे कुछ मित्र यहाँ ये कमेंट करते हैं ये कि सर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों आएगा जबकि धनावेश बन रहा है। तो दोस्तों सब अपने आप को स्थायित्व प्रदान करना चाहते हैं, सभी अपने अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। यही कारण है कि जो पास में है उसके पड़ोसी से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। यही स्थिति को कम करने के लिए यानी स्थायित्व को बढ़ाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं। तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा बीच वाले इस कार्बन पे। तो यहाँ से ये बॉन्डिंग इस तरह से बन जाएगी और यहाँ आ जाएगा प्लस का आवेश, ये हाइड्रोजन है और ये आपका क्लोरीन है। अब देखिए दोस्तों, क्या आगे डबल बॉन्ड है, क्या ये आगे शिफ्ट हो सकता है? तो देखिए जिस कार्बन पे प्लस का है उसके अगले कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं है। क्यों नहीं है? आप कहोगे सर ये तो है। नहीं दोस्तों, ये कार्बन है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, एक क्लोरीन जुड़ा हुआ, एक ये कार्बन जुड़ा हुआ, एक ये कार्बन जुड़ा हुआ, तो डबल बॉन्ड कहाँ होगा? जबकि ये जो डबल बॉन्ड है वो एक तो इस कार्बन पे है और इस कार्बन पे है। आ रही बात समझ में? इन दोनों कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड है, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन इन दोनों कार्बन के बीच में नहीं है। अगर यहाँ होता तो ये अनुनाद द्वारा वापस चला जाता। यहाँ क्या था, इस कार्बन पे डबल प्लस का आवेश है तो इसके जस्ट पास वाले पे डबल बॉन्ड है ना, इसके पास वाले पर जो डबल बॉन्ड नहीं है ना, जबकि इधर इसके पास वाले पे डबल बॉन्ड है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन वापस से यहाँ जाएगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इधर तो जा सकता है लेकिन इधर से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। देखिए जब चक्कर चल रहा था तो पहले ये चल रहा था एंटी क्लॉकवाइज, अब क्या हुआ, ये क्लॉकवाइज चलने लग गया, मतलब घड़ी की दिशा में चलने लग गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब किसी भी स्थिति में यह वापस से पूर्ण रूप से इस कार्बन पे धनायन नहीं आ सकता है। तो देखिए इसको मैं किस तरह से लिख रहा हूँ, ये वाली संरचना है आपकी, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका क्लोरीन है। यहाँ किसी भी स्थिति में इस वाले कार्बन के ऊपर धनावेश नहीं आ सकता है। तो देखिए क्या होगा, इस जगह से इस जगह के बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट लाइन बना रहा हूँ। ये जो ब्लैक पेन से बना रहा हूँ इनके बीच में क्या आएगा, डॉट लाइन धनायन। और इसी को बोलते हैं दोस्तों एरेनियम आयन। इस आयन का नाम है एरेनियम आयन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या होता है, हाइड्रोजन का विलोपन। हाइड्रोजन का विलोपन ये स्टेप थर्ड का पार्ट है। इसको मैं थोड़ा सा पार्ट अलग कर देता हूं, यहां से आप समझ गए होंगे। हाँ, तो देखिए दोस्तों स्टेप थर्ड में क्या होता है, हाइड्रोजन का विलोपन। अब स्टेप थर्ड में क्या लेंगे, तो स्टेप थर्ड में लेंगे दोस्तों ये जो अपन ने लास्ट वाला पार्ट बनाया था वही एक बार संरचना बना रहा हूँ। देखिए आप, इसी संरचना को मैं वापस से क्या कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका धनायन है, ये वाला स्थिति हाइड्रोजन की है, ये वाली स्थिति क्लोरीन की है और बाकी की जगह पे डबल बॉन्ड है। ये हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ से बाहर जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से बाहर जाएगा तो H+ के रूप में जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, इस बॉन्ड में। तो देखिए जब इस दोनों इलेक्ट्रॉन इस जगह आएंगे तो इसकी संरचना कुछ इस तरह से बन जाएगी। Cl+ H+। आ रही बात समझ में? अब अगले स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप में बना था, ये जो H+ आयन है पहले स्टेप में बना था AlCl4- बना था। ये इससे क्रिया करके बना लेगा क्या, AlCl3+ HCl। अब इसकी संकरित अवस्था वापस से जैसे अभी मैंने बताया था sp3 हो गई थी, अब वापस से sp2 हो गई। आ रही बात समझ में? हाँ, एक